हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में जो अपन को टॉपिक्स ख़त्म करने हैं वो है एक तो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अपन ने पिछले वीडियो में एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था दो टाइप की स्कीम है इसमें। एक है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम विच इज़ MEIS, जो कि गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, और एक है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम विच इज़ SEIS, जो सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो अपन ने MEIS जो है वो पिछले वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में अपन SEIS को कवर करेंगे और उसके साथ साथ अपन स्टेटस होल्डर के बारे में बात करेंगे कि स्टेटस होल्डर होने का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है उसके अंदर, और स्टेटस होल्डर अगर आप बन जाते हो तो फिर आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो वो अपन इस वीडियो में आज अपन कवर करेंगे और पार्ट 1 इसी के साथ साथ अपना ख़त्म होगा। फिर पार्ट 2 की सीरीज स्टार्ट होगी जब आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे तब। चलिए तो स्टार्ट करें। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस वाली स्कीम के अंदर अपन सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि अगर आप इंडिया से सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हो बाहर तो क्या होगा और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम दैट इज SEIS, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम दैट इज SEIS एम्स टू एनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। इसका एम है एनकरेज करना जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं। फिर से नोटिफाइड सर्विसेज के बारे में वो बात कर रहे हैं, मतलब ये भी आयात निर्यात फॉर्म्स के किसी ना किसी अपेंडिक्स में नोटिफाई करी होंगी, सिर्फ उन्हीं सर्विसेज के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। तो नोटिफाइड सर्विसेज को हमको प्रमोट करना है। जैसे अपन ने MEIS में पढ़ा था कि अपेंडिक्स 3B के अंदर जो गुड्स लिखे हैं उन वो वाले गुड्स MEIS के लिए एलिजिबल थे, वैसे ही यहाँ पर भी आयात निर्यात फॉर्म्स के किसी अपेंडिक्स में कोई ना कोई सर्विसेज के बारे में लिखा होगा कि वो वाली सर्विसेज जो है वो नोटिफाइड सर्विसेज हैं और इस स्कीम के अंदर कवर होंगी। तो इस स्कीम का मतलब है उन नोटिफाइड, मकसद है उन नोटिफाइड सर्विसेज को प्रमोट करना। एलिजिबिलिटी, service providers of notified services, again notified services located in India and mentioned in appendix 3D of Ayat Niryat forms FTP 2015 to 2020. Category, that is supply of service from India to any other country at large, which is also known as the cross border trade. जब आप at large सप्लाई करते हो तब उसे कहेंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ये मैंने डिस्टिंक्शन आपको पहले वाले वीडियो में समझाया था। एंड सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू कंज्यूमर्स ऑफ एनी अदर कंट्री विच इज़ कंजम्पशन अब्रॉड। जब कंज्यूमर टू कंज्यूमर होगा यानी कंजम्पशन बेस्ड मॉडल होगा तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। मतलब दोनों मॉडल्स कवर हो गए। एक तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विच इज़ B2B बिजनेस हो जाएगा, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस आप पूरी कंट्री एट लार्ज को सप्लाई करते हो, और फिर हो जाएगा B2C यानी आप कंजम्पशन बेसिस पर सप्लाई करते हो, जिसने कंज्यूम किया है उनको आप वो सर्विसेज सप्लाई करते हो। फिर आता है सर्विस प्रोवाइडर शुड हैव अ मिनिमम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। कम से कम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, आपको पता है कि फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स वो होती है जो आपके अकाउंट में आ चुकी है, अब उसके ऊपर कोई भी चार्जेस या कुछ भी डिडक्ट होना बाकी नहीं है, अब वो फ्रीली कन्वर्टेबल है, आप उनको कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी पाने के लिए इस स्कीम के अंदर द सर्विस प्रोवाइडर शुड हैव मिनिमम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ऑफ $15,000 इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम $15,000 का नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग उनका होना ज़रूरी है। फॉर इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर, इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर्स जहाँ पे हो जाएंगे मतलब एक अकेला, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, एक सिंगल पर्सन हैंडलिंग द बिजनेस, सच मिनिमम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग क्राइटेरिया वुड बी $10,000 इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है, फ्री फॉरेन एक्सचेंज का जो टर्नओवर है वो कम से कम $15,000 का होना चाहिए। और अगर आप इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर हो या सिंगल हैंडेड बिजनेस ओनर हो तो फिर वो टर्नओवर की जो लिमिट है वो रिड्यूस होकर $10,000 तक हो गई है। अगर आप इस चीज़ को, क्राइटेरिया को कवर अप कर पा रहे हो तो ही आप SEIS के लिए एप्लीकेबल या एलिजिबल होगे। पेमेंट इन इंडियन रुपीज़ फॉर सर्विस चार्जेस earned on specified services shall be treated as receipt in deemed foreign exchange। मतलब अगर किसी फॉरेन क्लाइंट ने आपको इंडियन रुपीज़ में ही पेमेंट कर दिया डायरेक्टली तो उसको डीम्ड फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा, क्योंकि आपने बाहर उसको जो है सर्विस दी है और उसने वहीं से ही आपको जो पेमेंट किया वो इंडियन रुपीज़ में पेमेंट किया है।
ठीक है? मैं कह रहा हूँ उसने वहीं से आपको पेमेंट जो है वो इंडियन रुपीज़ से किया है। उसने अपने इंडियन अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं किए, लेकिन वहाँ के अकाउंट से ही उसने डायरेक्टली आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर कर ट्रांसफ़र करे। तो उसको एज़ अ डीम्ड फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा, मतलब माना जाएगा कि इट इज़ अर्न्ड इन फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी। द लिस्ट एज़ इंडिकेटेड इन अपेंडिक्स 3E ऑफ आयात निर्यात फॉर्म्स ऑफ एफटीपी 2015 एंड 20, ये ऐसा लिखा गया है अपेंडिक्स 3E के अंदर। अगर आपको इंडियन रुपीज़ में मिला है स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए, और वो स्पेसिफाइड सर्विसेज कौन सी होंगी, अपेंडिक्स 3E में जो लिखी हुई हैं, तो उनको भी जो है डीम्ड फॉरेन एक्सचेंज कैटेगरी में माना जाएगा और फिर उनको भी एज अ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग माना जाएगा। तो नेट फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? ग्रॉस फॉरेक्स अर्निंग्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द सर्विस सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर। मैंने कहा ही था कि नेट कौन सी होगी, फ्री फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट हो चुके हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के कॉस्ट जो है वो डिडक्ट हो चुके हैं। तो जो बचेगा वो कहलाएगा नेट फॉरेन एक्सचेंज। इफ़ द आईईसी होल्डर इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एज वेल एज अ सर्विस प्रोवाइडर, मतलब अगर वो कॉम्पोजिट बिजनेस कैरी आउट करने वाला इंसान है, कॉम्पोजिट बिजनेस मतलब जो मैन्युफैक्चर भी करता हो और सर्विस भी देता हो, उसे कहते हैं कॉम्पोजिट बिजनेस, यानी दोनों फैक्टर्स जो हैं उसके बिजनेस में इंक्लूड होते हैं। ही इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑल्सो एज वेल एज ही इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर वो आईसी होल्डर जो है वो कॉम्पोजिट बिजनेस करता है, मतलब मैन्युफैक्चर भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है, then the foreign exchange earnings and total expenses payment or remittances shall be taken into account for the service sector only। मतलब अगर वो कंपोजिट सप्लाई के अंदर है, मैन्युफैक्चर भी करता है और सर्विसेज भी देता है, तो सिर्फ जो सर्विस सेक्टर से उसने पैसा कमाया है सिर्फ वो ही इसके लिए काउंट होगा। एक्टिव आईईसी इज नेसेसरी फॉर क्लेमिंग द रिवॉर्ड्स। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड जो आपका है वो एक्टिव होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लेम द रिवॉर्ड्स। अगर आपको ड्यूटी क्रेडिट का स्क्रिप्ट चाहिए तो उसके लिए आपका जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड है वो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इन एलिजिबल कैटेगरीज अंडर द SEIS, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो इन एलिजिबल हो जाएंगी? फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेज अदर देन दोज अर्नड फॉर रेंडरिंग ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज, मतलब नोटिफाइड सर्विस के अलावा अगर आप और कुछ कमा रहे हो फॉरेन एक्सचेंज में, तो वो फॉरेन एक्सचेंज में जो आपने कमाया उसके ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया, फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर SEIS जो स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं है। पेमेंट्स फॉर सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम EEFC अकाउंट, अगर आपको पेमेंट EEFC अकाउंट से मिला है, यानी एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट से मिला है, ये जो EEFC अकाउंट है ये इंडिया में ही मेंटेन होते हैं बाहर के लोगों के, अगर उन्होंने आपको EEFC अकाउंट से पेमेंट करा तो वो वाला जो पेमेंट है वो इसमें इस स्कीम के कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। याद रखिएगा, इस स्कीम के कैलकुलेशन के अंदर इंडियन अकाउंट से किया गया पेमेंट और वो भी EEFC अकाउंट से किया गया पेमेंट इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए जब मैंने आपको डीम्ड फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कहा, मैंने आपसे ये कहा था कि उसने उन सर्विसेज का पेमेंट अपनी ही कंट्री से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपको भेजा है। EEFC अकाउंट से किया हुआ पेमेंट इस SEIS के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा। Foreign exchange turnover by educational or healthcare institutions like equity participation and donations etc. अगर एजुकेशनल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको मिला हुआ फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर जो कि डोनेशन के फॉर्म का है या इक्विटी पार्टिसिपेशन के फॉर्म का है, तो वो SEIS में इंक्लूड नहीं होगा, वो सर्विस उनके ऊपर SEIS स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। किनके ऊपर? एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जिनको डोनेशंस या इक्विटी पार्टिसिपेशन में कुछ मिला है, तो उस चीज़ के ऊपर SEIS एप्लीकेबल नहीं होगी। एक्सपोर्ट टर्नओवर रिलेटिंग टू सर्विसेज ऑफ यूनिट्स ऑपरेटिंग अंडर SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स EOUs, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क EHTP, ये STP होगा, STP यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क PTP स्कीम्स, इनके लिए अलग से ही एग्जाम्पशंस है जो अपन आगे पढ़ेंगे। Clubbing of turnover of services rendered by SEZ, EOU, EHTP, STP and BTP units with turnover of DTA service providers.
क्लबिंग ऑफ टर्नओवर नहीं किया जा सकता अगर आप वैसे भी ईओयूज़, ईएचटीपी और उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और डीटीए के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर कोई डीटीए में भी सर्विसेज देता है और ईओयूज़ के थ्रू भी सर्विसेज देता है तो वो चीज़ इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होगी। आप उनका टर्नओवर क्लब नहीं कर सकते। अगर आप डीटीए में इंक्लूड होते हो, मान लीजिए आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, नॉर्मल इंडिया के अंदर है, और उसने ईओयूज़ को भी कुछ पेमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी, मतलब एसईजेड यूनिट्स को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी और उसने एक्चुअल एक्सपोर्ट्स भी कुछ सर्विसेज करी, तो आप दोनों टर्नओवर्स को कंबाइन कर कर एसईआईएस का बेनिफिट नहीं ले सकते। सिर्फ जो एक्चुअल एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो भी नोटिफाइड सर्विसेज का, सिर्फ वो ही इंक्लूड होगा एसईआईएस के अंदर। ओके, समझ में आया? मान लीजिए अगर मैं कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हूँ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मान लीजिए मैंने आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज दी। आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज मैं एक तो एसईजेड यूनिट्स में भी दे रहा हूँ। अब एसईजेड यूनिट्स आपको पता ही है इंडिया में है, और मैंने एक्चुअल एक्सपोर्ट भी किया है मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज का, मतलब मैं स्विट्ज़रलैंड में या सिंगापुर में कहीं पर अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हूँ। लेकिन मैं रहता हूँ डीटीए के अंदर ही, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ही रह रहा हूँ, और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से मैं अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मुझे दो टाइप के टर्नओवर होंगे। एक टर्नओवर तो मेरा वो होगा जो मुझे सिंगापुर से मिलेगा मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, और एक टाइप का टर्नओवर होगा जो मुझे एसीजेड यूनिट से मिलेगा क्योंकि मैंने वहाँ पर भी अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दी है। अब अगर मुझे सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम का बेनिफिट चाहिए तो मैं सिर्फ वही टर्नओवर काउंट करूँगा जो मुझे एक्चुअली बाहर से रेज हुआ है, यानी जो मुझे सिंगापुर या मुझे स्विट्ज़रलैंड या कहीं दूसरी कंट्री में सर्विस देने से मिला है, सिर्फ वही वाला टर्नओवर मेरा जो है वो इसके अंदर अलाउ होगा। क्लबिंग नहीं होगी टर्नओवर की, आप टर्नओवर्स को कंबाइन नहीं करोगे। अगर आपको एसईजेड से अलग टर्नओवर आ रहा है और बाहर की कंट्रीज से अलग टर्नओवर आ रहा है तो आप उनको सेपरेटली देखोगे। Foreign exchange earnings for service provided by airlines or shipping lines, service providers flying from any foreign country X to any foreign country Y, routes not touching India at all. तो ऐसी कंपनीज, एयरलाइन और शिपिंग कंपनीज जो अपने एयरलाइंस और शिपिंग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, जिसमें उनके एयरलाइंस और जो शिप्स हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं लेकिन उनका इंडिया से कोई संबंध नहीं होता, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है वो भी एसईआईएस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई इंडियन कंपनी है और उसके कई रूट्स चलते हैं, कुछ रूट्स उसके इंडिया से होकर निकलते हैं, नंबर 1, कुछ रूट्स उसके इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं, नंबर 2, और कुछ रूट्स उसके ऐसे हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाते हैं लेकिन इंडिया को टच नहीं करते। तो जो उसका फर्स्ट रूट है जो इंडिया से गुजरते हुए जाता है वो उसका फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा एसीआईएस में। दूसरा जो इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं उसका टर्नओवर भी एसीआईएस में एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे रूट्स जो इंडिया को बिल्कुल भी टच नहीं करते, एक कंट्री से, फॉर एग्जांपल जापान से लेके सीधा अमेरिका तक का उसका ट्रैवल है और जो उसका रूट है वो इंडिया से होकर नहीं गुजरता, तो उन जो वो वाले रूट्स हैं उनका टर्नओवर एसीआईएस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फिर आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का तो अलग से ही है, आपको पता ही है। एंड सर्विस प्रोवाइडर्स इन द टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर भी इसके अंदर इनएलिजिबल है। तो ये है अपना सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, बहुत सिंपल है। इसमें भी बस आपको यही ध्यान रखना है कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स दिए जाते हैं और जो एलिजिबिलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। इन एलिजिबिलिटी आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। थोड़ा सा ट्विस्टेड मैटर है, ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, समझ के करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो समझने में अगर कोई भी डाउट्स आते हैं आप प्लीज़ मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप करके पूछिए बिना किसी हेजिटेशन के। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ स्टेटस होल्डर। आप सब फिल्में ज़रूर देखते हो, राइट? यू वॉच मूवीज़, एवरी टाइप ऑफ मूवीज़, यू नो, जो भी आपको पसंद होगी, जो भी, यू नो, वॉट एवर मूवीज़ दैट यू लाइक। समबडी लाइक्स हॉरर, समबडी लाइक्स एक्शन, समबडी लाइक्स रोमांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी कोई नई मूवी लगती है थिएटर में, हम लोग पहले उसका रिव्यू पढ़ते हैं। देखने जाने से पहले वी चेक द रिव्यूज़ कि भाई रिव्यूज़ कैसे हैं, ऑडियंस ने क्या रिव्यू दिया है। हर कोई अपनी अपनी रेटिंग देता है, राइट? मूवीज़ की रेटिंग आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा स्टार्स के बेसिस पर होती है।
वैसे ही होटल्स होते हैं जिनको स्टार्स के बेसिस पर रेट किया जाता है। 5 स्टार बीइंग द हाईएस्ट, 5 स्टार, देन 3 स्टार, देन 2 स्टार, देन 1 स्टार, ऐसी करके मूवीज़ की भी रेटिंग आती है, 5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स और 4 स्टार्स। तो इसी तरीके से जैसे इनके स्टार्स आते हैं ना, विच इज़ 5 बीइंग द हाईएस्ट एंड 1 बीइंग द लोएस्ट। इसी तरीके से जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो बहुत टाइम से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के अंदर होती हैं, और उनको स्टार कैटेगरी वाइज एक स्टेटस दे दिया जाता है। 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ऐसे करके ना उनको बहुत सारी जो है स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। एक तरीके की उनकी रेटिंग हो जाती है कि ये 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, ये 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, और जिसको जितने स्टार्स मिले होते हैं उसको उतने ही बेनिफिट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसको 5 स्टार मिले होंगे उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो जब आप स्टेटस होल्डर की कैटेगरी में आ जाते हो, यानी जब आपको स्टार्स मिल जाते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ बेनिफिट्स हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको मिलते हैं, और वो आपको तभी मिलेंगे जब आप स्टेटस होल्डर बन जाओगे, यानी स्टार होल्डर बन जाओगे। तो अब हम पढ़ें इस स्कीम के अंदर क्या है। स्टेटस होल्डर्स आर द बिजनेस लीडर्स, दे आर बिजनेस लीडर्स हु हैव एक्सेल्ड, जिन्होंने इस कैटेगरी में एक्सेलेंस प्राप्त किया है इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड हैव सक्सेसफुली कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड, जिन्होंने इस कैटेगरी में सक्सेसफुली कंट्रीब्यूट किया है। स्टेटस रिकग्निशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो स्टेटस रिकग्निशन डिपेंड करता है। The applicant shall be categorized as a status holder upon achieving the export performance during the current and the previous 2 financial years। तो कैसे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आप डिसाइड करोगे? करंट ईयर में आपने कितना कमाया है और पिछले 2 सालों में आपने कितना कमाया है, तो इन 3 सालों का क्लब कर कर वो देखेंगे कि आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कितना है। As indicated in the foreign trade policy, FOR वैल्यू, FOR वैल्यू दैट इज़ फ्री ऑन रोड, इसको फ्री ऑन रोड भी कहते हैं और फ्री ऑन बोर्ड भी कहते हैं। फ्री ऑन रोड मतलब अगर रोड ट्रांसपोर्ट से है तो जब आपने ट्रक में लोड कर दिया तो लोड करने तक की वैल्यू को फ्री ऑन रोड कहा जाता है। अगर ये शिप से जा रहा है तो फ्री ऑन बोर्ड हो जाएगा। जब आपने बोर्ड मतलब शिप पर उन गुड्स को डाल दिया तो तब तक उसकी कितनी वैल्यू थी, तो वो FOB वैल्यू हो जाएगी। तो कैलकुलेट करने के लिए FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स को लिया जाता है। In Indian rupees shall be converted in US dollars at the exchange rate notified by the CBEC as applicable on 1st April of each financial year for granting the status. Export performance is necessary in at least 2 out of the 3 years. तो कैसे कैलकुलेट होगा? जब आप एक्सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, आपके जो गुड्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए, उसमें कॉस्ट लगी, आपके मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट लगी, आपकी इंडियन रुपीज़ में लगी। आप यहाँ से गुड्स को वेयर हाउस में ले गए, वेयर हाउस से निकाल कर पोर्ट तक ले गए, फ्रेट लगा, पोर्ट में ले गए, आपने पोर्ट से ट्रक से निकाल कर उसको शिप पर लोड किया, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस लगे। तो शिप तक पहुँचाने के लिए मान लीजिए टोटल चार्जेस जितने भी लगे होंगे उनके, मान लीजिए मेरी 5000 प्रोडक्शन कॉस्ट थी, यहाँ से लेकर मैं पोर्ट तक गया, 1000 रुपये फ्रेट के लगे, लोडिंग अनलोडिंग और शिप पे डालने तक के 1000 रुपये और लग गए। तो शिप तक पहुंचने तक मेरी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 7000 रुपीज़। अब इन 7000 रुपीज़ को मैं US डॉलर्स में कन्वर्ट कर दूंगा और उस रेट पर करूंगा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स यानी CBEC, अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया है, यानी CBIC ऐसा करके कुछ हो गया है। तो यहाँ पर जो CBEC ने मुझे रेट दिया होगा उस रेट पर हम कैलकुलेट करेंगे, और ये रेट कब की होनी चाहिए? 1st April ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ओके। और स्टेटस होल्डर ग्रांट करने के लिए इट इज़ मैंडेटरी कि पिछले 3 सालों में से कम 2 साल में आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर रहा हो। कैसे कैसे स्टार्स मिलेंगे इसके अंदर? तो आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर FOB और FOR वैल्यू इन US डॉलर मिलियंस, अगर आपकी FOB या FOR वैल्यू इतने तक पहुंच गई है तभी आपको स्टार कैटेगरी मिलेगी। अगर आपकी 3 मिलियन US डॉलर्स तक की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है तो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा आपको मिल जाएगा। अगर 25 मिलियन US डॉलर्स तक का है तो 2 स्टार आपको कैटेगरी
मिल जाएगी। अगर 100 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का परफॉर्मेंस है तो 3 स्टार कैटेगरी मिलेगी। 500 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का है तो 4 स्टार कैटेगरी, एंड 2000 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का है तो 5 स्टार कैटेगरी। ओके। ग्रांट ऑफ अ डबल वेटेज। किन किन कैटेगरीज में आपके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को डबल वेटेज मिल जाएगा? डबल वेटेज मतलब इंटू टू। अगर मेरा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का है तो मुझे डबल वेटेज मिल जाएगा, मतलब फिर उसको वो लोग इंटू टू कर देंगे, यानी 2 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का काउंट करने लगेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें ऐसा हो सकता है? फॉलोइंग कैटेगरी शैल बी ग्रांटेड अ डबल वेटेज। Double weightage for calculation of export performance for the grant of status. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज एमएसएमई, as defined in Micro, Small and Medium Enterprises Development MSMED Act 2006. Manufacturing units having ISO or BIS. ISO मतलब इंडियन इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक ISO, एंड BIS इज ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो अगर इनसे आपको रेटिंग मिला है या फिर आप MSMED एक्ट में कवर होते हो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस में, तो आपको डबल वेटेज मिल सकता है। और द यूनिट्स दैट आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप यहाँ पर लोकेटेड हो तो आपको डबल वेटेज मिल सकता है। और द यूनिट्स लोकेटेड इन एग्री एक्सपोर्ट जोन विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हो तो आपको डबल वेटेज मिल सकता है। डबल वेटेज शैल बी ग्रांटेड और शैल बी अवेलेबल फॉर ग्रांट ऑफ 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस ओनली। मतलब 1 स्टार स्टेटस ग्रांट करने तक ही आपको डबल वेटेज मिल सकता है। मतलब अगर आप ऑलरेडी 1 स्टार में कवर हो और आप 2 स्टार में जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको डबल वेटेज मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं हो और आपको 1 स्टार की कैटेगरी में जाना है और आप चाहते हो कि आपको डबल वेटेज मिले, वो पॉसिबल है। मतलब सिर्फ 1 स्टार कैटेगरी तक पहुंचने तक ही आपको डबल वेटेज मिल सकता है। और डबल वेटेज भी आपको तभी मिलेगा जब आप इनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर कवर होते हो तो। A shipment can get double weightage only once in any one of the above categories. किसी भी एक शिपमेंट को डबल वेटेज मिल सकता है, सारे शिपमेंट्स को नहीं, और वो भी एक ही बार डबल वेटेज मिलेगा। ओके। प्रिविलेजेस ऑफ अ स्टेटस होल्डर, मतलब अगर आप स्टेटस होल्डर बन जाते हो तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? स्टेटस होल्डर shall be eligible for the privileges as under. Authorization and custom clearances for both import and export may be granted on self declaration basis. मतलब अगर ये खुद से ही सिर्फ एक डिक्लेरेशन फाइल कर देंगे कस्टम्स अथॉरिटीज़ में कि हमारा इतना इतना सामान आ रहा है, हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं, आप मैच कर लेना, जब ये हो जाएगा, मतलब जब सामान आ जाएगा या जाएगा यहाँ से, तब आप उसको मैच कर लेना। तो वो चाहे तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर भी ये कर सकते हैं, खुद डिक्लेयर करके भी ये चीज़ें कर सकते हैं। उनको किसी और ऑफिसर की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो स्टेटस होल्डर के अंदर आते हैं तो। इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में भी फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी विद इन 60 डेज बाय द नॉर्म्स कमिटी। एक चीज़ होती है SION विच इज़ नोन एज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। इनकी एक कमिटी होती है जो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स को बनाती है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड वाइज कितना इनपुट लगेगा और उससे कितना आउटपुट जनरेट होना चाहिए, तो ये नॉर्म्स बनते हैं। ये नॉर्म्स एक कमिटी बनाती है कि आपने कितना रॉ मटेरियल अंदर लिया है स्टैंडर्डाइज्ड और कितना आपने आउटपुट उससे जनरेट किया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, कितना होना चाहिए और आपने कितना जनरेट किया है। तो इंडस्ट्री वाइज ये अलग अलग बनते हैं। तो एक्सपोर्ट हाउसेस जो हैं वो चाहें तो अपने लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स जो हैं वो फटाफट बनवा सकते हैं 60 डेज़ के अंदर। प्रायोरिटी बेसिस पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स जो हैं वो इनके सेटअप किए जा सकते हैं ओनली फॉर द स्टेटस होल्डर्स।
तीसरा, exemption from furnishing of bank guarantee and compulsory negotiation of documents through banks. इनके लिए एक रिलैक्सेशन है कि इनको बैंक गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर ये खुद से देना चाहे तो कर सकते हैं. 2-star and above export houses shall be permitted to establish an export warehouse. जो 2-स्टार कैटेगरी के एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या उससे ऊपर वाले हैं, वो चाहे तो खुद की मर्जी से एक्सपोर्ट वेयर हाउस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. 3-star and above export houses shall be entitled to get benefit of accredited clients program. 3 स्टार और उससे ऊपर वाले जो एक्सपोर्ट हाउसेस हैं उनको accredited clients प्रोग्राम का बेनिफिट मिल सकता है. accredited clients प्रोग्राम क्या होता है? जिसमें स्पेशल क्लाइंट्स को स्पेशल सर्विसेज दी जाती है. ओके, आप सब शॉपिंग करने के लिए मॉल्स में जाते होंगे, वहाँ पे शॉपर स्टॉप है, बिग बाज़ार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है. आपको पता है कि उन सब के अलग अलग कार्ड्स बनते हैं और उसमें एक पॉइंट सिस्टम होता है. पॉइंट सिस्टम के हिसाब से जितनी आप शॉपिंग करते हो वो आपको उतने उतने पॉइंट्स देते हैं. फिर वो क्या करते हैं, आपको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके. जिनके हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं वो प्लैटिनम में होते हैं, जिनके थोड़े कम वो गोल्ड में, जिनके और कम वो सिल्वर में. उसके बाद सबको अलग अलग तरीके से जो है सर्विसेज दी जाती हैं. एक होता है उसमें एक क्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम कि अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर हैं या एक क्रेडिटेड क्लाइंट है, मतलब जो जिनका परफॉर्मेंस उनके पास अच्छा रहा है, आप बार बार उनके पास गए हो, आपने बहुत पैसे स्पेंड किए हैं उनके ऊपर, आप प्लैटिनम में आते हो, तो एक क्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम में क्या होता है, आपको हर चीज़ में प्रेफरेंस दी जाती है. वैसे ही यहाँ पर 3 स्टार और जो उसके ऊपर के एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनको एक क्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है, उनको हर चीज़ की एक बेनिफिट दी जाती है. द स्टेटस होल्डर वुड बी एंटाइटल टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब अलग से प्रेफरेंस में उनको ट्रीटमेंट मिलेगा एंड प्रायोरिटी मिलेगी इन हैंडलिंग ऑफ देयर कंसाइनमेंट्स बाय द कंसर्न एजेंसीज. उनके कंसाइनमेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पर हैंडल किया जाएगा. Manufacturers who are also status holders, that is 3, 4 and 5 star, will be enabled to sell certified their manufactured goods as per the letter of intent, that is LOI और IL एंड IEM. ये सब आपके लेटर्स होते हैं, ये मेमोरेंडम होता है IEM, वैसे ही इंटेंट लेटर होता है IL. तो इन सब के थ्रू आप चाहो तो अपने गुड्स को सेल्फ सर्टिफिकेशन भी दे सकते हो. Status holder may be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export promotion, subject to an annual limit of rupees 10 lakhs or 2% of the average annual export realization during the preceding 3 licensing years, whichever is higher. आप चाहो तो आप अगर अपने गुड्स को प्रमोट करना चाहते हो, नॉर्मली क्या होता है, जो लोग होते हैं जो गुड्स बेचने के बिजनेस में होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सैंपल दे देकर अपने गुड्स को प्रमोट करते हैं, राइट. आप आइसक्रीम लेने जाते हो, जो बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं वहाँ पे, आप डिसाइड नहीं कर पाते, आप क्या सोचते हो कि हम क्या करते हैं, कुछ कुछ फ्लेवर्स को ट्राई करके देख लेते हैं और जो हमें पसंद आता है वो हम फ्लेवर फिर खरीद लेते हैं, राइट. और ट्राई आप कैसे करते हो, वो आपको स्पून वाइज जो है एक एक स्पून सबका देता है, एक स्पून इसका एक स्पून उसका, तो छोटा छोटा सैंपल जो है आपको वो टेस्ट करने के लिए देता है. वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोर्ट हाउसेस को जो एक बेनिफिट दिया गया है वो ये है कि वो चाहे तो अपने गुड्स प्रमोशन के लिए, मतलब खुद के बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए कुछ गुड्स के सैंपल्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर भेज सकते हैं, बिना किसी कॉस्ट के वो उनको बाहर भेज सकते हैं ताकि वो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकें. और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक लिमिट दे दी है कि आप 10 लाख रुपए तक के गुड्स को भेज सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर प्रमोटिंग योर बिजनेस, और 2% of the average annual export realization of the preceding 3 licensing years. पिछले 3 सालों में जितना भी आपका एक्सपोर्ट का हुआ होगा उसका एवरेज एंड उसका 2%, तो उतने अमाउंट तक के गुड्स आप फ्रीली भेज सकते हो ऑन सैम्पल बेसिस, सो दैट यू कैन प्रमोट योर बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज गुड्स. ये आपको एक तरीके का बेनिफिट एज अ स्टेटस होल्डर मिला है. ओके, यही है स्टेटस होल्डर के अंदर. इसके अंदर आपसे बस ये पूछ सकते हैं कि स्टेटस कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है, तो आपको टर्नओवर वाइज बताना है कि इतने इतने टर्नओवर पे इतना इतना स्टार्स मिलता है. और आपसे प्रिविलेजेस के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से प्रिविलेजेस एज अ स्टेटस होल्डर आपको मिल सकते हैं. ओके, तो दिस brings us to the end of first part of chapter 9.
इसके बाद अपन स्कीम्स स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स है जो एफटीपी के अंदर आई हैं और जो गवर्नमेंट ने दी हैं फॉर प्रमोटिंग दी एक्सपोर्ट्स, वो अपन को पढ़ने हैं। फिर लास्ट में अपन एसीजेड और ईओयूज़ के बारे में पढ़ेंगे। और आई एम थिंकिंग कि इस चैप्टर के साथ ही जब अपन ईओयूज़ और एसीजेड करेंगे तो उसके साथ साथ ही अपन एसीजेड एक्ट भी स्टार्ट कर दें, विच इज़ योर चैप्टर नंबर 11। ओके, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 2 अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 आप पहले अच्छे से कवर कर लीजिए, देन यू बिगिन विद पार्ट 2। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ व्हाट्सएप मी, एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप कुछ भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बी फ्रैंक, एंड जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, टिल देन यू टेक केयर, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।